हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। हम लोग लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे मिलिंग मशीन ऑपरेशंस की, और मिलिंग मशीन से जो कंस्ट्रक्शन डिटेल थे वो हमने आपको बता दिए थे। और आज हम लोग उसके आगे के क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं। ओके, देखो आप लोग लेथ मशीन का क्लास किए होंगे, तो लेथ मशीन में हमारा स्पीड थोड़ा सा कम रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा आपका जो कन्वर्सेशन है हो सकता है इनिशियल कंडीशन में थोड़ा सा चल रहा हो। क्यों? क्योंकि आपके लिए नया था, मेरे लिए भी। लेकिन आपको बता दूं, अभी हम लोग जो है थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सवाल होंगे मैं आपको करवाऊंगा, और इनके डिटेल में हम लोग उलझेंगे नहीं। क्योंकि हम लोग जो ऐसे सब्जेक्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब ये है कि आपको मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ा के बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करा सकता हूँ। और दूसरा तरीका यह होता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइप का पढ़ाऊँ, और रिसर्च टाइप के पढ़ने के बाद भी आप उतना ही सवाल कर पाओ। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। इसका मतलब यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा के आप 5 प्रश्न कर पा रहे हो, और इतना थोड़ा सा पढ़ाई करके भी आप 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो एग्जाम के, तो ज़्यादा बेहतर है आपको थोड़ा पढ़ना। ठीक है? क्योंकि आपके पास क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और इस टॉपिक से जितने भी सवाल आएंगे बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, बहुत कम टाइम पीरियड में इसको खत्म भी करना है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग बस पुराने तरफ से क्या करेंगे, आप मुझे बताओगे, अगर किसी भी मशीन का स्पिंडल वर्टिकल है तो उस मशीन को हम क्या बोलेंगे? हाँ जी, क्या बोलेंगे? आपका नाम क्या होगा? वर्टिकल मिलिंग मशीन। क्या बोलेंगे इसको बालक? वर्टिकल मिलिंग मशीन। और अगर यही आपका स्पिंडल का एक्सिस ऐसा होगा, यह आपका कटर है, तो ऐसे मशीन को क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। और मैंने बोला अगर ये दोनों क्वालिटी आ जाए, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, अगर ऐसा स्पिंडल हो जो कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों का यूज कर सके, तो इस मशीन को बोलते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको कल बताया था। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। चलिए ध्यान से देखो, सबसे पहला क्या था? वर्टिकल मिलिंग मशीन, फिर से हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, फिर से यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इन तीनों में एक खास बात था, एक्सिस के अलावा टेबल का मूवमेंट। क्या था बेटा? टेबल का मूवमेंट। तो टेबल के मूवमेंट कितने थे? 3 थे। कितने मूवमेंट थे? केवल 3। आपने देखा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड अप एंड डाउन, ये 3 मूवमेंट थे। और आपको पता होना चाहिए कि डेप्थ ऑफ कट किस प्रोसेस से दिया जाता है बालक? आप बोलोगे टेबल को ऊपर उठा के, टेबल को लिफ्ट करके ऊपर के। लेकिन अगर आप टेबल को ऊपर उठा के वर्कपीस को टिल्ट ऊपर करते हो, तो जो डेप्थ ऑफ कट बनता है वह किस टाइप का बनेगा? रफ डेप्थ ऑफ कट। लेकिन जिस भी मिलिंग मशीन में क्विल मैकेनिज्म होगा, तो क्विल मैकेनिज्म से क्या होता है कि आपका जो कटर होगा, आपका जो स्पिंडल होगा, थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। इसका मतलब है मेजरमेंट के साथ डेप्थ ऑफ कट अगर आपको देना होगा तो हमको यूनिवर्सल मिलिंग मशीन यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगा होता है? क्विल फीड हैंड व्हील, क्विल फीड लीवर, और ये आपका क्या हो गया? क्विल हो गया। इसका मतलब अगर क्विल मैकेनिज्म लगा होगा तो डेप्थ ऑफ कट की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये टेबल है। चलिए, आपने छोटी बात बताना है, आपको दिमाग में प्रेशर डालो। सबसे पहले अगर आपका आर्बर है, आर्बर के ऊपर अगर कटर लगा हुआ है, तो आर्बर और कटर के बीच में कैसा टेपर है? आप बोलोगे ब्राउन एंड शार्प। कौन सा टेपर है? ब्राउन एंड शार्प। चलिए, बहुत बढ़िया। और इस टेबल का मूवमेंट कितना था? 3 था। लेकिन आपने और आगे जब पढ़ाई किया तो यूनिवर्सल के बाद एक मिलिंग मशीन आती है, ओमनिवर्सल। क्या नाम था? ओमनिवर्सल। तो ओमनिवर्सल वालों ने क्या किया? इस टेबल को भी टिल्ट करना शुरू किया। मतलब अब टेबल को टिल्ट कर सकते हो या झुका सकते हो, साथ में टेबल को मोड़ भी सकते हो। इसका मतलब है कि बाकी के 3 मशीन्स में टेबल के 3 मूवमेंट से, लेकिन यहाँ पे टेबल का मूवमेंट बढ़ गया। इसका मतलब है ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन के द्वारा टेबल के मूवमेंट बढ़ा देने से इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है? और बढ़ जाती है। चलिए,
यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। अब हमारा अगला मिलिंग मशीन है। ये जो चारों थे कॉलम एंड नी टाइप के था, आपने क्या देखा, एक बेसिक कॉलम होता था, उसके साथ नी होता था, और नी के ऊपर लगा होता था सैडल, सैडल के ऊपर लगा होता था टेबल, टेबल के ऊपर क्या होता था, वर्क पीस। बिल्कुल सही, फिर से समझो, नी के ऊपर क्या होता था, सैडल, सैडल के ऊपर क्या होता था, टेबल, टेबल के ऊपर क्या होता था, वर्क पीस। और टेबल पे कौन सा स्लॉट बना होता था, तो आप क्या बोलोगे, टी स्लॉट। क्या बोलोगे, टी स्लॉट। चलिए, टी स्लॉट बना होता था, और इसी टी स्लॉट पे हम क्या करते थे, क्लैंपिंग बोल्ट और नट को लगा के क्या करते थे, वर्क पीस को लॉक करते थे। चलिए अब आगे आते हैं। अगला हमारा क्या है, पियानो मिलर्स। ध्यान से देखो, आपने पियानो देखा होगा, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो पियानो की खास बात क्या थी कि उसका लेंथ ज्यादा होता है, जहां पे आदमी बैठ के ये सारे गामा पा करता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, पियानो जैसा स्ट्रक्चर है, बट क्या है कि यहाँ पे जो टेबल की लेंथ है ना, वह ज्यादा है। इसका मतलब समझो कि जब आपको बड़े वर्क पीस पे मशीनिंग करनी है, मतलब बहुत ज्यादा लेंथ का वर्क पीस है, मान लो आपका वर्क पीस 5 मीटर का है, 5 मीटर लेंथ वाले वर्क पीस पर अगर आपको मशीनिंग करनी है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका हेड है, और यहाँ पे आपका स्पिंडल होगा, यहाँ पे आपका कटर होगा। इसका मतलब है ये तो रोटेट कर रहा है, साथ में इसका मूवमेंट इधर और इधर भी होगा, ठीक है। इस हेड का मूवमेंट लेफ्ट एंड राइट भी होगा, और ये जो टेबल है, इससे पास होके पीछे भी जा सकता है, और इससे पास होके यहाँ भी आ सकता है। तो ऐसे मिलर को बोलते हैं पियानो मिलर, जो कि टेबल का ट्रेवल कई मीटर में होता है। और बड़े वर्कपीस की मशीनिंग करने के लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, पियानो मिलर्स, ठीक है। आइए ध्यान से देखो, दीज मशीन आर यूज्ड ओनली फॉर वेरी लार्ज वर्कपीस, ठीक है। कैसा वर्कपीस होगा बालक, बहुत बड़े वर्कपीस के लिए, इन्वॉल्विंग टेबल ट्रेवल इन मीटर्स। इसका मतलब यहाँ पे जो टेबल का मूवमेंट होगा वह कितने में होगा, मीटर में होगा। मान लो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। इसका मतलब है वर्कपीस काफी बड़ा है। बड़े वर्कपीस पे मशीनिंग करने के लिए कौन सा मिलर यूज करेंगे, पियानो मिलर, ठीक है। आप जानते हो, इमेज से भी आपको समझ में आ पा रहा होगा यहाँ पे कि वर्कपीस की लेंथ बड़ी है, जिसके कारण इस टेबल का मूवमेंट क्या होगा, मीटर्स में होगा। नेक्स्ट होता है आपका ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन, ठीक है। ध्यान से समझो, ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या एरोस्पेस इंडस्ट्री है, तो आप एक टर्म समझते होंगे इंजीनियरिंग में, इसको बोलते हैं असेंबली। क्या बोलते हैं, असेंबली। असेंबली का सेंस आप बहुत समझ पा रहे हो अच्छे से, कि अलग अलग पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह ला के असेंबल्ड करते हैं। लेकिन इस असेंबली में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, वह होती है एक्यूरेसी। इसका मतलब है कि मान लो आपने जो शेफ्ट बनाया है, उसके ऊपर आप जो भी अटैचमेंट लगा रहे हो, मान लो बेरिंग लगा रहे हो या कोई अटैचमेंट लगा रहे हो, अगर उन दोनों का साइज में वेरिएशन आ जाएगा, अरे इसीलिए तो हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ते हैं ना, लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ते हो ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला। क्यों पढ़ते हो, क्योंकि जब हम असेंबली करते हैं तो वह दोनों ऑब्जेक्ट की मैचिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में हो, जिससे वह चीजें एक्सेप्टेबल हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब आप किसी भी वर्कपीस को बनाते हो और उस वर्कपीस का यूज बहुत ही यूनिक जगह होता है, जैसे मान लो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं इनके, आप समझ पाते होंगे। एरोस्पेस इंडस्ट्री के जो इंजन बनते होंगे, इनके जो पार्ट्स होते होंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप के होते होंगे, जो सामान्य रूप से सामान्य मशीनों पे नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। तो ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल टाइप की मशीनों को बनाते हैं, जो कि स्पेशली उसी काम के लिए ही बने होते हैं। उसी को बोलेंगे क्या, ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन, ठीक है। ध्यान से देखो, ये क्या है, ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन कुछ ऐसा होता है। इसकी खास बात क्या है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ बहुत सारी पाइप्स लगी हुई हैं। इन पाइप से क्या होगा कि इस पाइप से इस हेड को कंट्रोल मिल रहा है, ठीक है। इस कंट्रोल से क्या होगा कि यह एक पार्ट को, जैसे आप देखते हो फोटोकॉपी कराते हो ना, ठीक है, फोटोकॉपी करवाते हो, तो फोटोकॉपी में क्या होता है, जो जिस भी
कागज का आप फोटो प्रिंट करते हो सेम टू सेम उसी पैटर्न का बाहर निकालता है ना। सेकंड, इसका मतलब है कि जब आप रिपीटेटिव वर्क पीस को बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, ट्रेसर कंट्रोल का यूज करते हैं, जो कि आपका जितने भी वर्क पीस बना लो, जैसे ऑटोमोबाइल में अगर मान लो आप एक यह बोल्ट बना रहे हो, ठीक है, मान लो डोम नट बना रहे हो, आपने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर यह जिस साइज, जिस शेप, जिस डिजाइन, जिस भी डायमेंशन का है उसी डायमेंशन का कंटिन्यूअस बनता रहेगा। इससे ये होगा कि अगर इस बोल्ट का यूज कहीं भी होगा तो वह साइज के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेसर कंट्रोल मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, मास्टर मॉडल, ठीक है। कैसा मॉडल होता है, मास्टर मॉडल। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक फोटो है, यह पेज है, इस पेज में मान लो ए लिखा हुआ है, तो जब आप इसका फोटो कॉपी करोगे तो सेम टू सेम यही बन के आएगा। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर मॉडल। तो इसी मास्टर मॉडल का आपका प्रोडक्ट बने। सेम टू सेम ट्रेसर कंट्रोलर में भी क्या होता है, एक मास्टर मॉडल होता है, उसी मास्टर मॉडल को बार बार प्रोड्यूस करना होता है उसी डायमेंशन का। यह सामान्य रूप से किस इंडस्ट्री में यूज होता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और यह तब यूज होता है जब आपके वर्कपीस का शेप बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। आगे आते हैं, चलिए, यह आपका कौन सा मिलिंग मशीन है, ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन। नेक्स्ट देखते हैं बालक, ध्यान से देखो। सीएनसी आप सुने होंगे, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मिलिंग मशीन। यह आपका इससे केवल आपको परिचित करना है, बाकी यह आपके सिलेबस से थोड़ा सा आगे होगा। अगर आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप हो सकता है एफएमएस पढ़े हो, फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम एफएमएस होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का जो लेवल है सिर्फ इसका परिचय करना है, और यह क्या है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल सीएनसी मिलिंग मशीन। अब आपको बता दूं सीएनसी की खास बात क्या है। सबसे पहले कि सीएनसी मशीन चलती है प्रोग्रामिंग से, आपको सबको पता है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं पता है। सीएनसी मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह कैसे चलेगा, प्रोग्रामिंग से, कुछ कोडिंग होती है। इसका मतलब हर एक कोडिंग से अलग अलग ऑपरेशन लिंक होते हैं, और अगर आप प्रोग्राम को रन करते हो तो वह ऑटोमेटिक वर्कपीस को होल्ड भी करेगा, कटिंग भी करेगा, और उसको अपलोड भी करके बाहर भी कर देगा। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा काम जो है कंप्यूटर्स के कंट्रोल में होता है। वहां पे मैनुअल इन्वॉल्यूशन बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है। तो आप समझ पा रहे हो कि जिन चीजों, जैसे रोबोटिक्स इंडस्ट्री हो गई, रोबोटिक्स इंडस्ट्री में क्या है, रोबोट के द्वारा जिस इंडस्ट्री में काम हो रहा है वहां एक ही आदमी बहुत सारे ऑपरेशन को देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है एक ही जगह पे बैठ के, तो वहां पे मानव की आवश्यकता नगण्य हो गई है। इसका मतलब समझो कि जो ऑटोमेशन चल रहा है इंडस्ट्री में, इससे क्या होते हैं, वर्कर क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मिलिंग मशीन के बारे में। तो वेरियस मिलिंग मशीन कंपोनेंट आर बीइंग टू रिप्लेस रैपिडली विद द सीएनसी मशीन, ठीक है। वर्तमान समय में जितने भी पुराने मशीन्स थी, ठीक है, मैनुअल, वह रिप्लेस किससे हो रही हैं, सीएनसी से। क्यों, दीज मशीन टूल आर वर्सटाइल एंड कैपेबल ऑफ मिलिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग विद रिपीटेटिव एक्यूरेसी। बहुत ही अच्छे बात से इसको नोट कर लो, कैसा है, रिपीटेटिव एक्यूरेसी। समझो, हमने आपको पढ़ा लेथ मशीन, उसके बाद फिर क्या पढ़ा रहे हैं, मिलिंग मशीन, फिर आपको पढ़ाएंगे ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग। इसका मतलब है, आपको बता दूं कि अगर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन है, चाहे वो मिलिंग मशीन है, उसके द्वारा आप अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो टूल बदल के। इसका मतलब है एक ही मशीन से बहुत सारे काम भी किए जा सकते हैं। रिपीटेटिव एक्यूरेसी, समझो इसका मतलब क्या है। सपोज करो कि पहली बार में अगर एक व्यक्ति, एक पर्सन अगर किसी वर्कपीस को बना रहा है, सपोज करो मैंने कहा इसका जो लेंथ है वो 10 है और इसकी जो विड्थ है मान लो 8 है, 8 mm है, ठीक है। ध्यान से देखो, यह वर्कपीस आपको बनाना है। अब मैंने 10 पर्सन को यही ऑब्जेक्ट दिया बनाने के लिए। इसमें होगा क्या कि अगर मैं इन 10 पर्सन के जॉब को बहुत ही ध्यान से मेजर करूंगा तो ये 10 कभी भी
एक साथ एक ही एक्यूरेसी के नहीं बना सकते। मतलब 10 व्यक्ति बनाएंगे सेम टू सेम, लेकिन क्या होगा, 10 का साइज अलग होगा। मतलब किसी का 10.1 होगा, किसी का 10.01 होगा, या किसी का यह कम हो सकता है, ये ज्यादा हो सकता है। इसका मतलब है वह 10 पर जो 10 आदमियों का समूह था, उन लोगों ने इस वर्कपीस को एक्यूरेट नहीं बनाया। अब क्या होता है, जबकि जो CNC होता है, अगर आपने एक बार 10 mm 8 mm का बना दिया और अगर आपको फिर यही एक्यूरेसी वाला चाहिए तो आपको फिर से यही प्रोड्यूस कर देगा। मतलब कोई एरर नहीं होगा। 10 का मतलब पूरा 10 mm, 8 का मतलब पूरा 8 mm। तो इसीलिए आजकल का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज हो, चाहे CNC मशीन्स हो, क्यों? क्योंकि उनको रिपीटेटिव एक्यूरेसी चाहिए होता है। इसीलिए ये सामान्य मशीनों को रिप्लेस करके कौन सी मशीनें आ रही हैं? CNC मशीन। आप समझ पा रहे हो क्यों? सबसे खास बात है एक्यूरेसी और प्रोडक्शन रेट। ठीक है, प्रोडक्शन रेट भी उनका हाई है। यहाँ पे मैनुअल क्या होगा, उसको लोडिंग करेगा, फिर बार बार मेजर करेगा। ओके, जैसे मान लो आपको यही वर्क पीस बना रहे हो, तो कट करने के बाद मेजर तो करोगे, हाँ 10 बचा हुआ है या उससे कम हो गया, तो बार बार मेजर करने के जो टाइम लगेगा, उससे उसका मशीनिंग कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए कौन सी मशीन का ज्यादा यूज हो रहा है? CNC टाइप की मशीन का। ये CNC लेथ भी होगा, CNC मिलिंग भी हो सकता है, वो कई टाइप की CNC मशीन होती है। चलिए, ये आप देख पा रहे हो, आप ये देख रहे हो ब्लेड है, ठीक है, आप समझते होगे ये ब्लेड है, ठीक है। ये एक गियर टाइप का है, इसका मतलब यहाँ पे ये कटर लगा हुआ है, ये आपका स्पिंडल है और बड़े आसानी से यहाँ पे स्लॉट्स बना हुआ चल। का मतलब है कि जैसे टरबाइन की ब्लेड्स वगैरह हो गई, ठीक है, टरबाइन की ब्लेड्स वगैरह का मेथड तो अलग होता है, फिर भी आप समझो कुछ जो स्पेशल गियर होते हैं, चाहे हेलिकल गियर हो, डबल हेलिकल गियर हो, आपका बेवल गियर हो, तो गियर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है सामान्यतः मिलिंग मशीन के द्वारा होता है और अलग अलग CNC मशीन के द्वारा होता है। आप देख पा रहे हो, आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया तो बड़े आसानी से बड़े वर्कपीस पे स्लॉट्स को कट करता हुआ आगे निकल जाएगा। चलिए, अब अभी तक जो हमने बात किया था पूरा का पूरा मिलिंग मशीन के टाइप पर, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखो, सभी लोग इधर आओ। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखो। मैं आपको पूरा का पूरा मिलिंग मशीन एक लाइन में बनाना चाह रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग इसके जवाब को अपने मन में ही दो, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा शुरुआत में कि मिलिंग मशीन, ठीक है, मिलिंग मशीन कितने प्रकार का होता है आपने सब कुछ पढ़ लिया जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने अगर आपको बोला कि यह एक मिलिंग मशीन है, अगर उसका आर्बर ऐसे है तो इस मिलिंग मशीन का नाम क्या होगा बालक? आप क्या बोलोगे? वर्टिकल मिलिंग मशीन। वेरी गुड। आते हैं फिर से, आर्बर आपका यहाँ पे है और कटर आपका यहाँ पे है, तो इस टाइप की मिलिंग मशीन क्या बोलोगे? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। चलिए, उसके बाद क्या होता है, अगर यह आपका जो आर्बर है किसी भी एंगल पर मूवमेंट कर दे रहा है, देखो अल्फा अल्फा, तो यह किस प्रकार का हो गया बोलो? इसको क्या बोलोगे? यूनिवर्सल, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, यूनिवर्सल। देखो एक लाइन में, क्योंकि इमेज का खेल है, अगर दिमाग में आपके इमेज बन गया तो काम बन गया। इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। इन तीनों कंडीशन में जो टेबल का मूवमेंट्स है कितना है? 3, यहाँ पे क्या है? 3, यहाँ पे क्या है? 3। तीन मूवमेंट कौन कौन होंगे बोलो? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और अप एंड डाउन। लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अप एंड डाउन, ये टेबल के 3 मूवमेंट होंगे। लेकिन इन तीनों के बाद एक और आता है, उसको क्या बोलेंगे? ओमनिवर्सल। ओमनिवर्सल की खास बात क्या है? टेबल को भी वह एडिशनल मूवमेंट दे देता है, कौन सा? लिफ्ट करने का, ठीक है, या फिर उसको घूमने का अपने एक्सिस पे। चलिए, और मैंने आपको बोला कि यह है आर्बर, और आर्बर पे क्या लगता है? कटर, और कटर क्या होता है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्या होता है बालक? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके बीच में कौन सा टेपर होता है? तो आपने क्या बोला?
ब्राउन एंड शार्प। कौन सा टेपर होता है? ब्राउन एंड शार्प। चलिए ठीक है, अब ये बातें खत्म। तो मिलिंग मशीन के जो बेसिक्स थे उनको हमने आपको जिक्र कर दिया। अब जो सबसे खास बात है वो यहाँ पे है अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। क्या है? अप मिलिंग और डाउन मिलिंग। ठीक है, को पढ़ने से पहले, हाँ यहाँ पे ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखो सभी लोग। आप लोग अपने कॉपी और पेन को निकालो। इसको पढ़ने से पहले कुछ बातों को हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखो। ओके, चलिए बनाना शुरू किए। अब यहाँ पे क्या करना है? इसका मतलब क्या है अभी बता रहे हैं, आप इसको बना लो। ठीक है, दो एरो को अपोजिट डायरेक्शन बनाना है आपको। इन दो एरो को क्या बनाना है? इक्वल डायरेक्शन में ये दो स्लॉट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, इतना आपने बना लिया। चलिए थोड़ा सा पीछे चलो, यहाँ पे ध्यान से देखो। अप मिलिंग को कन्वेंशनल बोलते हैं, जबकि डाउन को क्लेम या नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। सबसे पहले आप जिक्र करते हैं कन्वेंशनल क्या होता है। क्या होता है बालक? कन्वेंशनल क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो। कन्वेंशनल का मतलब है कि जो पद्धति बहुत दिनों से चलती आ रही है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। और अगर उस काम करने के ट्रेडिशन को थोड़ा सा चेंज किया जाए उसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल। तो ये बहुत दिनों से यूज किया जाने वाला प्रोसेस है जिसको बोलते हैं अप मिलिंग, और यह थोड़ा सा इम्प्रूव्ड फॉर्म है किसका? अप मिलिंग के। अप मिलिंग की कमियों को दूर किया गया है किसमें? डाउन मिलिंग। जैसे मैंने आपको थ्रेड बताया था, स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन कौन सा होता है? एक्मे थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफिकेशन कौन सा थ्रेड होता है? आप बोलो एक्मे थ्रेड। चलिए ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट वन देखो, इस पूरे सर्कल को देखो, इसको क्या बोलते हैं बालक? इसको बोलते हैं कटर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कटर। और याद रखना मिलिंग कटर है, और यह मल्टी पॉइंट क्यों है? ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे एक कटिंग, यहाँ पे एक कटिंग एज, यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा कटिंग एजेस है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। क्या बोलेंगे? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यह है आपका वर्क पीस। ठीक है, और यह इसका रोटेशन है। किसका रोटेशन है? कटर का। इसका मतलब अगर इन ध्यान से देखो तो कटर इस तरफ जा रहा है और आपका वर्कपीस का जो फीड है इसको बोलते हैं बालक फीड। आप समझते होगे फीड। हमने सबसे पहले क्लास में, लेथ मशीन की क्लास में मैंने बोला था फीड क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, टूल लाइफ क्या होती है, कटिंग स्पीड क्या होता है, सारा चीजों को डिस्कस किया था। यहां पे फीड का मतलब क्या होगा? बोलो, यहां पे फीड का मतलब क्या होगा? तो लेथ मशीन की बात करते हैं। लेथ मशीन में हमने क्या कहा था कि वर्क पीस के एक रोटेशन में टूल द्वारा चली गई दूरी, यही क्या थी? फीट थी। लेकिन यहां पे वर्क पीस तो रोटेट ही नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? टूल। तो कुछ वो बात नहीं है, आपको क्या बोलना है? टूल के एक रोटेशन में वर्क द्वारा चली गई दूरी, ओके, यह फीड हो जाएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? वर्क का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो आपका कटर है ना, वह एक चक्कर में इस वर्कपीस का जो मूवमेंट है वही क्या कहलाएगा? फीड। तो ध्यान से देखो, कटर का जो मूवमेंट है और वर्कपीस का जो मूवमेंट है वो दोनों अलग है। मतलब ध्यान से देखो, अगर वर्कपीस इधर जा रहा है तो आपका कटर किधर जा रहा है? इधर। इसका मतलब अगर मैंने यह एरो बनाया है
मतलब एक इधर और एक इधर, इसका मतलब यह किसकी बात कह रहा है, कटर का, और यह किसकी बात कर रहा है, वर्क पीस का। जरा आगे आओ, देखो आपने यही बनाया है, यहाँ पे 2 एरो है, इसका मतलब इसको हमने क्या लिख दिया, कटर, और इसको हमने क्या लिख दिया, वर्क का क्या है, ये फीड है। ठीक है, तो कटर और वर्क का फीड क्या है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, वर्क का फीड इस तरफ है और कटर का डायरेक्शन इस तरफ है। इसका मतलब अगर मैंने इस सिंबल को बनाया है तो यह सिंबल किसको डिनोट कर रहा है, अप मिलिंग को। क्यों, ध्यान से देखो, आपका कटर का मूवमेंट किस तरफ है, इस तरफ, वर्कपीस का फीड किसके है, उसके अपोजिट, तो दोनों एरो कैसे बनेंगे, अपोजिट। तो आप शॉर्टकट में क्या लिख सकते हो, ये। और अगर हमने यहाँ पे एक लाइन बना दिया, ठीक है, और इसको आप क्या लिखोगे, अप मिलिंग। बहुत ध्यान से समझना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम क्या लिखेंगे, डाउन। ठीक है बालक, ये है आपका डाउन मिलिंग, ये है आपका अप मिलिंग। अब चलो डाउन मिलिंग के डायरेक्शन की बात करते हैं। जरा अप मिलिंग में आओ, ध्यान से यहाँ पे देखो, जरा इसको देखो, यहाँ पे जो कटर का डायरेक्शन है वही वर्क का फीड है। ध्यान से देखो, कटर आपका कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और वर्क भी कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखो, अगर ये आपका एरो यहाँ आएगा और कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, और आपके वर्क का भी फीड किधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या बनाया है, सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि यह क्या होगा, मान लो आपका कटर हो गया और यह आपका क्या हो गया, वर्क का क्या हो गया, ये आपका फीड। वर्क का फीड और कटर दोनों एक डायरेक्शन में है, यहाँ पे वर्क का फीड और कटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या नाम है, अप मिलिंग, जबकि सेम डायरेक्शन में है तो क्या नाम है, डाउन मिलिंग। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो आपने इमेज बनाया है वहां पे, वो इमेज इसी का एक हिस्सा है। अब ध्यान से देखो, होता क्या है कि जब यह कटर रोटेट कर रहा होगा तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट में किस जगह टच करेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किस पॉइंट पे टच करेगा, मान लो पॉइंट नंबर 1 है, और उसके बाद जैसे जैसे कट करना शुरू किया तो आप देख पा रहे हो इसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। मान लो ये 2 नंबर है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे चिप थिकनेस कम है और यहाँ पे चिप थिकनेस ज्यादा। चिप थिकनेस का मतलब है कि जो मटेरियल रिमूव होगा उसकी थिकनेस कितनी, चिप्स की थिकनेस कितनी है। तो आप देखो, पॉइंट 1 पे चिप थिकनेस कितना है, 1 है, जबकि टर्मिनेशन पॉइंट क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे, एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है टर्मिनेशन पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का मतलब वह होता है जहां से कटिंग शुरू होती है, और टर्मिनेशन पॉइंट का मतलब वो होता है वह जगह जहां पर वर्क पीस और कटर का कांटेक्ट टूट जाता है। टर्मिनेशन पॉइंट पे क्या होता है, कटर आगे निकल जाता है, वर्क पीस का कांटेक्ट कटर। ओके, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे टर्मिनेशन पॉइंट और इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। यहां पे देखो, वर्क पीस का रोटेशन देखो बालक, ऐसे है, इसका मतलब सॉरी, कटर का डायरेक्शन ऐसे है, और सबसे पहले कटर का कौन सा पॉइंट इसको टच करेगा, यह पॉइंट। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे जो सबसे पतला वाला भाग है पॉइंट नंबर 2 है। इसका मतलब समझो, अप मिलिंग का जो इनिशियल पॉइंट है वहां पे चिप थिकनेस कम है, जबकि टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप थिकनेस ज्यादा है। जबकि डाउन मिलिंग के इनिशियल पॉइंट पर चिप थिकनेस ज्यादा है और टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप थिकनेस क्या है, कम है। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पे आओ, ये जो आपने हैचिंग लाइन से बनाया हुआ है, एक्चुअल में ये दिखा रहा है चिप की थिकनेस, चिप की मोटाई। तो ध्यान से देखो, इसका इस पॉइंट 1 को और इसका पॉइंट 2,
तो पॉइंट 2 को हमने क्या बोला, टर्मिनेशन पॉइंट। जबकि इसका यह 1 नंबर क्या है, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हो गया। 1 नंबर कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, जबकि 2 नंबर क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट। जबकि यहां पे इनिशियल पॉइंट कौन सा है, यह, तो इसको हमने 1 नंबर लिखा बालक, और इसको हमने लिखा इनिशियल पॉइंट। आप लोग भी नोट कर लो, इनिशियल पॉइंट, और इस पॉइंट को बोलते हैं 2 नंबर, यह क्या है आपका, टर्मिनेशन पॉइंट। टर्मिनेशन पॉइंट हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब इस चित्र से एक बात समझ में आ रही है। अगर हम आपसे एक बात बोलें कि अप मिलिंग में, सुनना बात ध्यान से, कि अप मिलिंग में शुरुआत में इनिशियल कंडीशन में चिप की थिकनेस कम होती है, लेकिन जब धीरे धीरे ग्रेजुअली चिप की मोटाई बढ़ती जाती है और टर्मिनेशन पॉइंट तक चिप का थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देख पा रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि इनिशियल पॉइंट पर चिप थिकनेस कम है, जबकि टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप थिकनेस ज्यादा बढ़ गया। ओके, तो इनिशियल पॉइंट पर चिप थिकनेस कम है और टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप थिकनेस ज्यादा है। जबकि डाउन मिलिंग में देखो, इनिशियल पॉइंट पर चिप थिकनेस क्या है, ज्यादा, और धीरे धीरे टर्मिनेशन पॉइंट तक आने तक चिप थिकनेस क्या हो जा रही है, कम हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप थिकनेस कम है और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे चिप थिकनेस ज्यादा, इसी का उल्टा है। ओके, तो अब अगर हमने इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात किया तो पहला पॉइंट क्या बन रहा है, ध्यान से देखो। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट का, तो आप क्या बोलोगे, अप मिलिंग में क्या होगा, वर्क का फीड और कटर का डायरेक्शन अपोजिट होगा, दिख रहा है। और डाउन मिलिंग में आप क्या बोलोगे कि कटर और वर्क का फीड सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप क्या बोलोगे, यह। सेकेंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, यह मेंस में लिखने के लिए आता है, 15 नंबर का है, और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो आता है, एक ही प्रश्न बनता है उसका, लेकिन यह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब मैं इसको पूरा पढ़ा लूंगा तो केवल आपके दिमाग में एक सिंबल बचेगा और उस सिंबल से आप अप मिलिंग डाउन मिलिंग को आराम से सॉल्व कर पाओगे। देखो कैसे, जब आप इसको देखोगे ना, ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे हो कम है थिकनेस, यहां पे ज्यादा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि अप मिलिंग में इनिशियल पॉइंट पर, बिगिनिंग में, इनिशियल पॉइंट मतलब बिगिनिंग पे चिप थिकनेस कम होती है, धीरे 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 चिप थिकनेस बढ़ती जाती है और टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप थिकनेस मैक्सिमम होती है। एक पॉइंट बन गया, दूसरा नंबर। अब डाउन मिलिंग के लिए क्या लिखोगे कि डाउन मिलिंग में बिगिनिंग में या इनिशियल पॉइंट पर चिप थिकनेस क्या होती है, ज्यादा, अधिक है ना चिप थिकनेस इनिशियल पॉइंट पे, और धीरे 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 जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो चिप थिकनेस डाउन होता गया, टर्मिनेशन पॉइंट पे चिप थिकनेस क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो यह एक पॉइंट बन गया अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का डिफरेंस से। ठीक है, अब देखो तीसरी बात, तीसरा जो आपका पॉइंट है समझने लायक वह यह है, सभी लोग ध्यान से देखो, कि जब चिप थिकनेस ज्यादा होगा, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान है बालक, जब चिप थिकनेस ज्यादा होगा तो कटिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगा। मतलब अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, कभी फावड़ा लेके मिट्टी को खोदा होगा आपने, नहीं खोदा होगा, तुम लोग इंडो अमेरिकन हो, फिर भी मान लो फावड़ा लेके कभी खेत में अगर आप किए होंगे, तो जब आपने फावड़े का डेप्थ ज्यादा दिया, गहराई ज्यादा दिया, तो उसको खींचने में पावर ज्यादा लगेगा। जब फावड़े का डेप्थ कम दिया तो खींचने में आसानी होगा। इसका मतलब है अगर डेप्थ
मिट्टी का डेप्थ मतलब जो कट है वह ज्यादा है तो कटिंग फोर्स ज्यादा लगेगा, और अगर वह कम है तो कटिंग फोर्स कम लगेगा। सेम टू सेम यहाँ पे देखो कि जब यह चिप थिकनेस क्या है, ज्यादा है, तो कटिंग फोर्स यहाँ पे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे चिप थिकनेस कम है तो सेम टू सेम। इसके लिए बात करते हैं फोर्स के बारे में बात करो तो फोर्स की बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखो अप मिलिंग में इनिशियल कंडीशन में तो कटिंग फोर्स कम लग रहा है, क्यों? क्योंकि चिप थिकनेस ही कम है। लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है चिप थिकनेस बढ़ती जा रही है, चिप थिकनेस बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब कटिंग फोर्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां पे कटिंग फोर्स क्या होगा यहां पे कटिंग फोर्स क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। यहां पे फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा, जबकि यहां पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, जबकि फाइनल कंडीशन में क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा। इसका मतलब फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, मिनिमम टू मैक्सिमम। किसके लिए, अप मिलिंग के लिए। अब इधर आते हैं, इनके बारे में जिक्र करते हैं, इनका नाम है डाउन मिलिंग। देखो अब इनका जो इनिशियल कंडीशन है यहां पे फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। यहां पे देखो फोर्स मैक्सिमम होगा, और यह जब चलेगा आगे तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का वेरिएशन है वो मैक्सिमम टू मिनिमम है, जबकि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम है। ओके, इसका मतलब तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो जो फोर्स की बात है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अप मिलिंग का, तो क्या लिखोगे फोर्स मिनिमम से कहां तक जाएगा, फोर्स जाएगा मैक्सिमम। बिल्कुल सही, मिनिमम से जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कम है तो यहाँ पे जाएगा तो फोर्स मैक्सिमम, तो फोर्स मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा। जबकि यहाँ पे फोर्स बोलो कहां से कहां तक जाएगा, आप क्या बोलोगे बालक, मैक्सिमम से फोर्स जाएगा कहां तक, मिनिमम। ओके ठीक है, तो कितने पॉइंट बन गए, 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्स कहां से कहां तक, मिनिमम टू मैक्सिमम तक, और फोर्स मैक्सिमम टू मिनिमम तक। अगर हम बात करें कि ओवरऑल पावर कंजप्शन या फिर ओवरऑल फोर्स ज्यादा किसमें लग रहा है, तो देखो इन दोनों कंडीशन में, चाहे वो अप मिलिंग हो चाहे डाउन मिलिंग हो, इसकी जो क्वालिटी बताई जाती है वो बेस रखते हैं टर्मिनेशन पॉइंट को। कौन सा पॉइंट होता है बालक, टर्मिनेशन पॉइंट। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट इसके लिए क्या है, यह जगह। अप मिलिंग के लिए यह क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट, जबकि डाउन मिलिंग के लिए यह क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट। तो इन दोनों की क्वालिटी को ही हम रीड करते हैं। तो ओवरऑल इस टर्मिनेशन पॉइंट पर फोर्स लग कितना रहा है, ज्यादा, इसीलिए अप मिलिंग में कटिंग फोर्स ज्यादा लगता है, जबकि डाउन मिलिंग में टर्मिनेशन पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, मिनिमम, इसलिए ओवरऑल डाउन मिलिंग में कटिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम होगी। अगर आपसे कोई पूछे सीधा सीधा कि अप मिलिंग में फोर्स ज्यादा लगता है या डाउन मिलिंग में, तो आपका क्या जवाब होगा, अप मिलिंग में फोर्स क्या लगता है, ज्यादा, जबकि डाउन मिलिंग में फोर्स क्या लगता है, कम। ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि यह ग्रेजुअली चेंज होता है, कहां से, मिनिमम टू मैक्सिमम, और यह भी क्या होता है, मैक्सिमम टू मिनिमम चेंज होता है। आगे चलते हैं बालक, ध्यान से सुनो 1 2 3 पॉइंट हो गए। अब आपको बता दूं नंबर 4, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का खेल बहुत ही खतरनाक होता है। वो कैसे, ध्यान से सुनो। जब यहाँ पे टर्मिनेशन पॉइंट पर ज्यादा चिप कट रहा है, ज्यादा चिप कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो जब टूल, सॉरी कटर बोलेंगे, टूल यहाँ बोलना सही नहीं है, जब कटर टर्मिनेशन पॉइंट पर कट करता है तो ज्यादा अमाउंट मटेरियल रिमूव करता है। तो जब ज्यादा अमाउंट में मटेरियल रिमूव करेगा तो हीट जनरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब है यहां पे हीट जनरेशन ज्यादा होगा, जबकि यहां पे देखो टूल यहां पे मटेरियल को तो कट किया, साथ में धीरे धीरे इसका
चिप थिकनेस कम होती गई, टूल ठंडा होता रहेगा और धीरे धीरे यहाँ तक आते आते कूल्ड हो जाए। जबकि यहाँ पे क्या है, आखिरी पॉइंट पे इसको इतना ज़्यादा मटेरियल को कट करना पड़ा कि उससे हीट ज़्यादा जनरेट हो गया। इसीलिए अप मिलिंग में जो टूल की सेहत होगी ना, टूल की सेहत का मतलब समझ पा रहे हो ना, टूल लाइफ वो हो जाएगी डाउन। जबकि यहाँ पे टूल की लाइफ क्या होगी टूल की लाइफ थोड़ा सा इंप्रूव्ड होगी। किसके रेफरेंस में? इनके रेफरेंस। इसका मतलब टूल लाइफ इसकी अच्छी होगी, जबकि यह टूल लाइफ डैमेज कर। अब आखिरी पॉइंट 5वां नंबर देखो, जो कि इंपॉर्टेंट है। समझो 5 नंबर क्या है। देखो फिर से आपको देखना है टर्मिनेशन पॉइंट। बहुत ध्यान से देखना, हाई कॉन्सेप्ट की चीज है, लेकिन विश्वास मानो अगर आपको 15 नंबर लेना है मेंस में तो आपको इस इमेज को दिमाग में रखना पड़ेगा। रटने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट अपने में अपनी व्याख्या कर रहा है। देखो कैसे, टू लाइफ हो गया, फिर नेक्स्ट वन कौन है? 5th नंबर। ध्यान से देखो, इसमें इनका कहना यह है कि अगर आपका जो टूल लाइफ है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, जबकि यहाँ पे इम्प्रूव्ड हो रहा है। अब टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप थिकनेस मैक्सिमम है, आप समझ पा रहे हो। मैंने आपको एक बात बोला था, लेथ मशीन में एक टर्म यूज किया था MRR। मतलब क्या था? मटेरियल रिमूवल रेट। इसका मतलब है जो ज्यादा मटेरियल रिमूव कर दे रहा है, जिस पॉइंट पे जब ज्यादा मटेरियल कट करके रिमूव करोगे तो सरफेस फिनिश कम होगी, और जब कम मटेरियल रिमूव करोगे तो सरफेस फिनिश अच्छी। इसका मतलब यह एंड में कितना मटेरियल रिमूव कर रहा है? ज्यादा, इसका थिकनेस ज्यादा है। तो अगर यह टर्मिनेशन पॉइंट पर ज्यादा मटेरियल रिमूव कर रहा है तो निश्चित रूप से इसका MRR रेट ज्यादा है और सरफेस फिनिश डाउन हो जाए। इसका मतलब है कि अब टर्मिनेशन पॉइंट पे ज्यादा चिप निकालने के लिए जो इनका सरफेस फिनिश है बालक, वह क्या होगा? डाउन हो जाए। जबकि इनको देखो, डाउन मिलिंग में टर्मिनेशन पॉइंट पर चिप कितना निकल रहा है? बहुत फाइन, बहुत ही पतला निकल रहा है, जिसके कारण इसका सरफेस फिनिश क्या होगा? इंप्रूव्ड होगा। इसका मतलब इन 5 पॉइंट्स को आपको रटने हैं, रटने नहीं है, समझने हैं। और इन 5 पॉइंट को मैं एक बार फिर से और आखिरी बार जिक्र कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, मेंस और ऑब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में बेसिक बात जो है कि अप मिलिंग में वर्क पीस का जो फीड है और कटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बिल्कुल सही, वर्क पीस और कटर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। जबकि डाउन में देखो, कटर का डायरेक्शन और वर्क का फीड क्या है? दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, यह है अपोजिट डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड देखो, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट को इनिशियल पॉइंट, इसको टर्मिनेशन पॉइंट। बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, अगर अप मिलिंग की बात करते हैं तो इनिशियल पॉइंट या बिगिनिंग में चिप थिकनेस कम है और धीरे धीरे चिप थिकनेस बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अप मिलिंग में शुरुआत में चिप की मोटाई कम है, धीरे धीरे चिप की मोटाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो चिप थिकनेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जबकि डाउन मिलिंग में इनिशियल कंडीशन में चिप थिकनेस ज्यादा है और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो रिड्यूस होता और कम हो गया। इसका मतलब है डाउन मिलिंग में जो चिप थिकनेस है वो रिड्यूस होकर क्या हो गई? कम हो गई। अब आगे आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अब फोर्स की बात मैंने किया, मैंने कहा अगर चिप थिकनेस कम और ज्यादा होने से कटिंग फोर्स भी कम या ज्यादा होगा। अगर कोई कटर ज्यादा मटेरियल रिमूव कर रहा है तो कटिंग फोर्स ज्यादा लगाएगा, और अगर कम मटेरियल रिमूव कर रहा है तो कटिंग फोर्स कम लगाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे चिप थिकनेस ज्यादा है तो फोर्स क्या है? मैक्सिमम फोर्स। फिर ग्रेजुअली डाउन हो रहा है चिप थिकनेस तो धीरे धीरे देखो F क्या हो गया? मिनिमम। इसका मतलब कटिंग फोर्स डाउन मिलिंग के लिए क्या है? मैक्सिमम टू मिनिमम। क्या है बालक? मैक्सिमम टू मिनिमम। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कटिंग फोर्स देखो, इनिशियल कंडीशन में चिप थिकनेस ही कम है, इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम टू कहाँ जाएगा? मैक्सिमम।
मिनिमम टू मैक्सिमम। तो अगर हमने बात किया कटिंग फोर्स का, अप मिलिंग में मिनिमम टू मैक्सिमम, डाउन में मैक्सिमम टू मिनिमम, ओके। उसके बाद मैंने बात किया कि टूल की लाइफ, क्योंकि ज्यादा चिप रिमूव कर रहा है, ज्यादा चिप रिमूव कर रहा है, ज्यादा मोटा, इसका मतलब क्या है, हीट ज्यादा जनरेट करेगा, और जब हीट ज्यादा जनरेट होता है तो उस वर्कपीस का मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आप लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़े होंगे, वर्क हार्डनिंग एक टॉपिक आता है, ठीक है, वो बात की बात है। इसका मतलब है कि जब आपका वर्कपीस और टूल के बीच में टेम्परेचर ज्यादा राइज कर जाता है तो जो सरफेस प्रॉपर्टी होती है किसकी, वर्कपीस की और टूल की, वो अलग हो जाती है, जिसके कारण टूल की लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टूल की लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चिप थिकनेस कम है, जिसके कारण क्या होगा, कम मटेरियल निकालना है टर्मिनेशन पॉइंट पे, जिसके कारण टूल की लाइफ क्या होगी, इंप्रूव्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो सरफेस फिनिश, जिसका चिप थिकनेस ज्यादा होगा वह ज्यादा खुरदरा कटेगा, जबकि जिसका चिप थिकनेस कम होगा वह ज्यादा ही फाइन कटेगा। इसका मतलब है इसकी सरफेस फिनिश कम होती है, खराब होती है, और इसका क्या होता है, अच्छा। तो देखो दो बातें जो एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं, एक तो पहला पॉइंट और एक पांचवा पॉइंट। पहला पॉइंट पूछा गया है कि अप मिलिंग में होता है कटर और वर्क पीस का फीड सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में दो ही ऑप्शन दूंगा, कटर और वर्क पीस का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अप मिलिंग में क्या डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको यहां पे रटना है, ठीक है। सेकंड प्रश्न पूछा है कि निम्न में से अप मिलिंग में या डाउन मिलिंग में किसमें सरफेस फिनिशिंग अच्छी आती है। सरफेस फिनिश अच्छा कौन देता है, डाउन मिलिंग। क्यों, क्योंकि इसका चिप थिकनेस क्या है, कम है। एक बार स्कैन कर लो, मैं हट गया यहां से, ओके। अब ठीक है, रुक जाओ, 3 सेकेंड दे रहा हूं टाइम, 1 2 एंड 3, गायब हो गया। चलिए, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपके दिमाग में केवल और केवल एक यह इमेज होना चाहिए, इससे काम चल जाएगा। फिर से मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप केवल इतना समझ पा रहे हो तो विश्वास मानो अप मिलिंग डाउन मिलिंग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पा जाओगे। समझते हो कि नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या होता है, नहीं समझता, चलो कोई बात नहीं, जल्दी समझ जाओगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, चलिए आप बना लो, तो बना ही चुके हो, बस आपको क्या करना है मैं आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब इसको आप एक ब्लॉक में बनाओ, ठीक है। यहां पे आप चाहो एक लाइन बना लो, तो लिखो अप, तो और केवल अगर यह मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने दिमाग में बना लिया, इससे सारा अप और डाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो कैसे पढ़ने का तरीका, वर्क पीस और कटर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट किसका, अप का। वर्क पीस और कटर दोनों का सेम डायरेक्शन किसका, डाउन का। अब अप मिलिंग में इनिशियल कंडीशन में चिप थिकनेस कम और टर्मिनेशन पॉइंट पे चिप थिकनेस ज्यादा। अप मिलिंग में इनिशियल कंडीशन में कटिंग फोर्स कम और फाइनल कंडीशन में कटिंग फोर्स ज्यादा। यहाँ पे देखो डाउन मिलिंग में इनिशियल कंडीशन में कटिंग फोर्स ज्यादा और फाइनल पोजीशन में कटिंग फोर्स कम। यहाँ पे देखो चिप थिकनेस ज्यादा, आखिरी में चिप थिकनेस कम, तो कटिंग फोर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो फाइनल कंडीशन में चिप थिकनेस ज्यादा होने के कारण सरफेस फिनिश इसका कम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कम मटेरियल कट कर रहा है, इसलिए सरफेस फिनिश क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा। तो सरफेस फिनिश ज्यादा, सरफेस फिनिश कम। चिप थिकनेस ज्यादा होने के कारण हीट जनरेशन हो जा रहा है, जिसके कारण क्या होएगा, जिसके कारण हीट जनरेशन होगा, तो टूल की जो लाइफ है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। ओके, तो यह सारा का सारा जो बात है ना, वह किस लिए है, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग की। अब आओ इधर ध्यान से देखो, मेरा काम ओके। अब सुनो सभी लोग,
तो कन्वेंशनल अप मिलिंग और वहां पे क्या लिखा हुआ है, डाउन मिलिंग। मैंने जो बताया उसको आपके दिमाग में रहना चाहिए। आइए, तो जब आपका कटर मूव कर रहा है, बालक ध्यान से देखो, जब आपका कटर मूव कर रहा है और वर्क पीस में जो फीड है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब एक खास बात आती है यहाँ पे कूलिंग की। आप समझते हो कि जब कोई वर्कपीस कट रहा होता है तो कटिंग फ्लूइड को क्या करते हैं, वहां पे हम डालते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पे कटिंग फ्लूइड डालने की कोशिश किया। कटिंग फ्लूइड जरूरी होता है कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और चिप को बहा के ले जाए। चलो यह कटिंग फ्लूइड है, यहाँ पे हमने क्या किया, कटिंग फ्लूइड डाल दिया। लेकिन जरा ध्यान से देखो होता क्या है बालक, कि यह कटर का मूवमेंट कैसे है, इस तरफ। तो ये क्या होता है कि कटिंग शुरुआत कहाँ हो रहा है, कटिंग की शुरुआत यहाँ से हो रही। मैंने बोला था पॉइंट 1, यही तो बिगिनिंग पॉइंट है। तो जब आप यहाँ पे कटिंग फ्लूइड डालते हो और यह कटर रोटेट कर रहा है तो यह जो फ्लूइड है ना, यह फ्लूइड यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ये स्प्लैश होके अब इधर भाग जाता है। आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब है यह कटिंग फ्लूइड इस कटिंग पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाता, मतलब थोड़ा सा अंदर तक आया, तब तक क्या किया ये रोटेट करके इसको बाहर की तरफ, इस तरफ बाहर की तरफ कर। इसका मतलब है कि कटिंग फ्लूइड यहाँ पे पोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ पे कटिंग फ्लूइड एकदम कटिंग एज के पास लाना मुश्किल होता है, कटिंग एज के पास कटिंग फ्लूइड को डालना मुश्किल होता है। जबकि यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे कटिंग फ्लूइड को ऐसे डाला, ठीक है, तो जब यहाँ पे कटिंग फ्लूइड आएगा तो जिस जगह पे कट रहा है शुरुआत में वहीं पे कटिंग फ्लूइड आएगा। तो कटिंग फ्लूइड आने से कई क्वालिटी बदलती। पहली बात तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होता है वो कटिंग फ्लूइड क्या करता है, वहां पे एक टाइप का टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अनचेंज रह जाती है। और दूसरी बात होती है ये इसके चिप्स को आपस में ले क्या करता है, तुरंत फ्लश अवे करके बाहर बहा ले जाता है और यह पूरा का पूरा कटिंग फ्लूइड इस पूरे सतह पर आसानी से फैलता रहता है, जिसके कारण से इसकी कूलिंग होती रहती है और कटिंग अच्छा होता है। इसीलिए इसकी सरफेस फिनिश भी अच्छी। क्यों? क्योंकि सरफेस फिनिश में टेम्परेचर मेजरमेंट हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ पे कटिंग फ्लूइड बड़े आसानी से पूरे सतह पर क्या हो जा रहा है, फैल जा रहा है। इसीलिए अगर हम बात करें कि डाउन मिलिंग में कूलिंग आसानी से हो सकती है या अप मिलिंग में, तो आपका आंसर क्या होगा, डाउन मिलिंग में कूलिंग आसानी से हो सकती है। क्यों? क्योंकि कटिंग पॉइंट पर आप कटिंग फ्लूइड बड़े आसानी से डाल सकते हो। जबकि अप मिलिंग में कटिंग फ्लूइड आप डालोगे तो क्या हो जाता है, इस तरफ से फ्लश अवे होके बाहर की तरफ हो जाता है, जिसके कारण कटिंग पॉइंट पर आपको यह कटिंग फ्लूइड पोर करने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसके कारण से भी सरफेस फिनिश खराब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जनरेट हो जाता है और इसकी टूल लाइफ कम होती है, इसकी टूल लाइफ ज्यादा होती है। एक समय था जब कन्वेंशनल अप मिलिंग का ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन जब तुम जैसे वैज्ञानिकों ने खोज लिया ये सारी प्रॉब्लम, तब हुआ क्या कि अब लोगों ने डाउन मिलिंग को ज्यादा प्रेफर। लेकिन अब भी यह भी चलता है और यह भी चलता है। हमारा और आपका जो बेसिक बात है कि अगर यहाँ से कोई प्रश्न आए, बच न पाए, हमको केवल इतना पढ़ाई करना है कि अप मिलिंग डाउन मिलिंग से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आए, बच नहीं पाए आपकी नजरों से, तो यह हमारी मेहनत क्या हो जाएगी बालक, सफल हो जाएगी। चलो चित्र बन गया, बिल्कुल बन गया, चलो दिमाग में बन गया आपके चित्र। चलिए अब यहाँ पे आओ, पढ़ते हैं। अब जो लिखा है वो आपके दिमाग में है ऑलरेडी, ऐसी कोई नई बात नहीं लिखी है इसमें जो आपको पता ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही छोटे शब्दों में, ध्यान से देखो। फर्स्ट वन देखो, अप मिलिंग की बात करते हैं। देखो बालक है क्या, मेटल इज रिमूव्ड बाय अ कटर, बिल्कुल सही। चलो कटर से रिमूव हो रहा है, होने दो, आगे आओ। फिर कह रहा है मेटल इज रिमूव बाय अ कटर विच इज रोटेट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्क। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है आपको पता होगा। इस पूरी कहानी का मतलब है यही तो मतलब है, मेटल इज रिमूव बाय अ कटर विच इज रोटेट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस का जो ट्रेवल है और जो कटर का ट्रेवल है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब यही बात शब्दों में है और इसी शब्द को हमने चित्र में बदल दिया है। यह है सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है इसका। आगे आओ, इनकी बात सुनते। इन्होंने क्या कहा, मेटल इज रिमूव्ड
metal is removed by a cutter which is rotate the same direction of travel of workpiece। इसका मतलब है यह क्या कह रहे हैं, यह कह रहे हैं कि दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाने दो, कोई बात नहीं। मतलब वर्क पीस का जो फीड है और जो कटर का डायरेक्शन है वो दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन मिलिंग। और इसको हमने क्या बोल दिया, अप मिलिंग। तो क्या बोल दिया, डाउन मिलिंग, अप डाउन। इसका मतलब ये जो दोनों बातें लिखी गई है, इन दोनों बातों को यह सिंबल आपको फुलफिल करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। फिर ये कह रहे हैं द चिप थिकनेस ऑफ द चिप इन अप मिलिंग, चिप थिकनेस ऑफ द चिप इन अप मिलिंग इज मिनिमम। चिप थिकनेस की बात कर रहा है, चिप्स की मोटाई की बात कर रहा है, मिनिमम एट द बिगिनिंग। मतलब चिप की जो मोटाई है वह मिनिमम है, कब है बालक, बिगिनिंग में। इसका मतलब क्या है, यह पॉइंट नंबर 1, यह पॉइंट नंबर 2, 1 को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, 2 को बोलेंगे टर्मिनेशन पॉइंट, यही तो है। चलो ये आपको पता है। चलो देखो इसकी व्याख्या कैसे किया इन्होंने। देखो क्या कह रहे हैं कि द थिकनेस ऑफ द चिप ऑफ अप मिलिंग मिनिमम एट द बिगिनिंग। देखो यहाँ पे चिप थिकनेस क्या है, मिनिमम है, दिख रहा है। फिर कह रहा है बिगिनिंग ऑफ द कट एंड इट रीचेस टू द मैक्सिमम व्हेन द कट टर्मिनेट्स। इसका मतलब है और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते जिस जगह पे यह टर्मिनेट हो रहा है वहां पर चिप थिकनेस क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। बिल्कुल, तो ये पूरी कहानी को कौन प्रेजेंट कर रहा है, यह चित्र प्रेजेंट कर रहा है। क्या कह रहा है कि चिप थिकनेस मिनिमम है कहाँ पे, इनिशियल कंडीशन में, और फाइनल कंडीशन में क्या है, मैक्सिमम है। इनिशियल पे मिनिमम, फाइनल पे मैक्सिमम, यही बात यहाँ पे। आगे चलो, यह क्या कह रहे हैं कि द थिकनेस ऑफ द चिप इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग। इन्होंने क्या कह दिया कि द थिकनेस ऑफ द चिप इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग। इसका मतलब क्या हो गया बालक, ध्यान से देखो। इनका मतलब यह है कि यह कुछ मामला ऐसा है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे 1 है, ये है आपका टर्मिनेशन पॉइंट। इन्होंने क्या कहा कि द थिकनेस ऑफ द चिप मैक्सिमम एट बिगिनिंग, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो यहाँ पे चिप थिकनेस क्या है, ज्यादा। यहाँ पे चिप थिकनेस क्या है, ज्यादा। बिगिनिंग एट द कट एंड रिड्यूस टू द मिनिमम। इसका मतलब और चलते चलते क्या हो गया, यह रिड्यूस्ड हो गया, और चलते चलते क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, और रिड्यूस्ड होने के बाद टर्मिनेशन पॉइंट पर क्या हो गया, मिनिमम। तो इन दोनों बातों को यह और यह इमेज क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, आगे चलें। अप मिलिंग डाउन का अगली बात ध्यान से देखो इनको। फिर ये क्या कह रहे हैं, अप मिलिंग में कह रहे हैं कि एज द चिप थिकनेस पर टूथ इज नॉट यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही, देखो कैसे, क्या चिप थिकनेस यूनिफॉर्म है क्या, यहाँ पे कम है, धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ज्यादा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा है, धीरे 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 कम हो रहा है। इसका मतलब है चिप थिकनेस यूनिफॉर्म है ही नहीं, हर जगह अलग अलग चिप थिकनेस है। आगे आओ, चिप थिकनेस इज पर टूथ इज नॉट यूनिफॉर्म द कटिंग फोर्स। अब देखो, जब चिप थिकनेस ही यूनिफॉर्म नहीं है तो कटिंग फोर्स यूनिफॉर्म कैसे होगा। इसका मतलब है कटिंग फोर्स इन अप मिलिंग, अप मिलिंग में जो कटिंग फोर्स होगा इंक्रीज फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम। इनका कहना क्या है, ध्यान से देखो। इनका कहना ये है, अगर यहाँ पे कटिंग फोर्स 0 लग रहा है, जिसको हमने बोला एफ मिनिमम, ठीक है, कटिंग फोर्स 0 से कहाँ तक जाएगा, कटिंग फोर्स मैक्सिमम तक जाएगा। तो कटिंग फोर्स मिनिमम से कटिंग फोर्स मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि चिप थिकनेस का है मिनिमम से चिप थिकनेस मैक्सिमम तक है। आगे आओ, फिर कह रहा है कटिंग फोर्स 0 टू द मैक्सिमम वैल्यू पर टूथ मूवमेंट ऑफ द कटर। ठीक है, मतलब ये पर टूथ मूवमेंट ऑफ द कटर, कटिंग फोर्स कैसा होगा आपका, कटिंग फोर्स कैसा होगा, 0 टू मैक्सिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम। अब इधर आ जाओ, इनका मतलब क्या है, द कटिंग फोर्स ऑफ डाउन मिलिंग। ठीक है,
कटिंग फोर्स ऑफ डाउन मिलिंग, इसका मतलब आप यह इमेज फिर से बनाओ दिमाग में। इसके लिए कौन सा इमेज बनाओगे, सेम टू सेम लेकिन इस डायरेक्शन में। यहाँ का 1 पॉइंट ये है, 2 पॉइंट, 1 का मतलब इनिशियल पॉइंट, 2 का मतलब टर्मिनेशन पॉइंट। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। फिर से देखो क्या कह रहा है, कटिंग फोर्स इन डाउन मिलिंग इज आल्सो वेरिएबल थ्रू आउट द कट। बिल्कुल सही है, देखो क्या है, वेरिएबल है टिप थिकनेस आपकी, कटिंग फोर्स भी वेरिएबल है, थ्रू द मैक्सिमम, कहाँ पे है, मैक्सिमम व्हेन द टूथ बिगिंस इट्स कट, मतलब जहां से कटिंग शुरुआत होती है वहां पे क्या है, मैक्सिमम है, एंड मिनिमम व्हेन टूथ लीव द वर्क, कहाँ पे, जहां पे कटर का जो टीथ है वर्क पीस को छोड़ता है, व्हेन द टूथ लीव्स, टूथ लीव्स कहाँ करेगा, टर्मिनेशन पॉइंट पे। टर्मिनेशन पॉइंट वह पॉइंट होता है जहां पे वर्क पीस और कटर का कनेक्शन होता है। इसका मतलब है मिनिमम व्हेन द टूथ लीव्स द वर्क। ओके, इतनी बात हो गई। चलो फोर्स की बात किया, देखो यह सीधी सीधी बात किसका कर रहा है, फोर्स की। यह किसकी बात कर रहा है, चिप थिकनेस की। यह किसकी बात कर रहा है, डायरेक्शन। तो देखो 3 पॉइंट हो गए, इसको हमने बोला डायरेक्शन, इसको बोला चिप थिकनेस, इसको बोला कटिंग फोर्स। आगे आओ, फिर से देखो अगला पॉइंट क्या है, अप मिलिंग में इन्होंने क्या कह रखा है, इन अप मिलिंग, इन अप मिलिंग इट इज डिफिकल्ट टू पोर कूलेंट। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू पोर कूलेंट जस्ट ऑन द कटिंग एज। मैंने आपको बात किया था कि जहां पे कटिंग एज है, जहां पे कटिंग शुरुआत हो रही है, उस जगह पे कूलेंट का पोरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वह कटर क्या करता है, उसको अपने साथ फ्लश अवे करके बाहर की तरफ लेके चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाता है, और इसी कारण टूल लाइफ भी खराब हो जाती है, साथ में चिप थिकनेस ज्यादा होता है लास्ट टाइम पे। दोनों बातें मिलके सरफेस फिनिश को क्या करती है, खराब कर देती है। फॉर वेयर द चिप बिगिंस, ठीक है, अब होगा क्या, चिप बिगिन कहाँ से हो रहा है, जरा पीछे आओ, चिप बिगिन कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, यहीं पे तो चिप शुरुआत हो रहा है कटना। अगर इस जगह पे ही कूलेंट नहीं पहुंच रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, अब आगे आओ थोड़ा सा, यहाँ पे वेयर चिप बिगिंस, यहाँ पे आओ डाउन में, द कूलेंट कैन बी पोर्ड इजिली। ठीक है, आपने देखा कि जो डाउन मिलिंग होता है वहां पे कूलेंट को आप इजिली पोर कर सकते हो एट द कटिंग जोन वेयर द कटिंग फोर्स इज मिनिमम। का मतलब है जहां पे कटिंग फोर्स मैक्सिमम है वहां पे आपने क्या डायरेक्टली क्या कर दिया, कूलेंट को पोर कर दिया। तो डाउन मिलिंग में कूलिंग वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से हो जाता है। अब देखो दोनों का फाइनल टच क्या है, दिस रिजल्ट इज लेस सरफेस, क्या है, लेस सरफेस। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि इसके साथ कूलेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम, साथ में लास्ट टाइम पे चिप की थिकनेस ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगा और सरफेस फिनिश क्या होगा, खराब हो जाएगा। दिस रिजल्ट इम्प्रूव्ड सरफेस फिनिश डिमिनिशेस द हीट जनरेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हीट जनरेशन को क्या करता है, घटा देता है। ठीक है, हीट जनरेशन घटा देगा, क्यों, क्योंकि कूलिंग हो रही है। तो हीट जनरेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सरफेस पे और टूल लाइफ दोनों पे। चलिए, तो अब हमने बात कर लिया अप मिलिंग और डाउन मिलिंग टोटल। ठीक है, तो अभी हमने जितनी भी पढ़ाई किया है, मतलब 2 पॉइंट को हमने कवर किया। जब हमने सिलेबस लिया था, पहला पॉइंट हमारा क्या था, मिलिंग मशीन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो हमने मिलिंग मशीन के टाइप पढ़ लिया। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या था बालक, हमारा सेकेंड टॉपिक था आपका अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, और थर्ड टॉपिक क्या है, मिलिंग ऑपरेशन। क्या है, मिलिंग ऑपरेशन। तो अभी हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, नाम क्या है, मिलिंग ऑपरेशन। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक फ्रेमवर्क कर लेते हैं कि अभी तक जितना हमने पढ़ाई किया है मिलिंग से रिलेटेड। चलिए ध्यान से देखो, ओके, आप चाहो तो नोट कर लो।
चलिए इसको हम क्या बोलते हैं बालक, आप बोलोगे आर्बर। क्या बोलेंगे? आर्बर। चलिए आर्बर पे कौन है? आप बोलोगे कटर। और कटर कैसा टूल है? आप क्या बोलोगे? मल्टी पॉइंट कटर। और अगर कटर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल मिलिंग मशीन। और अगर कटर आपका कुछ ऐसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। एक बात और है, किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस की मशीनिंग वर्टिकल मिलिंग मशीन कर लेता है जबकि हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन नहीं कर पाता। किसी सिलेंड्रिकल वर्कपीस की मशीनिंग हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन कर लेता है जबकि वर्टिकल मिलिंग मशीन नहीं कर पाता। चलिए फिर आता है एक और प्राणी और इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल। क्या नाम है बालक? यूनिवर्सल। इसका मतलब है इसका जो स्पिंडल है ना वो घूम रहा है, मतलब किसी भी एंगल पे घूम रहा है तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई और इसको हम क्या बोलते हैं? आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। और इससे भी एक बेहतर आता है ओमनिवर्सल। क्या आता है? ओमनिवर्सल। और ओमनिवर्सल का टेबल रोटेट कर सकता है और किसी भी एंगल पर क्या हो सकता है? टिल्ट हो सकता है। यह आपका कौन सा मशीन हो गया? ओमनिवर्सल। और जो टेबल होता है बालक, वह टेबल पर कौन सा स्लॉट बना होता है? आप क्या बात करोगे? टी स्लॉट। कौन सा स्लॉट? टी स्लॉट। ठीक है, टी स्लॉट बना होता है। अब आते हैं, यह पूरी मशीन्स हो गई थी आपकी। उसके बाद मैंने आपको बात किया था कटर और इसके बीच में एक टेपर होता है, उसका नाम क्या है? ब्राउन एंड शार्प टेपर। कौन सा टेपर है? ब्राउन एंड शार्प टेपर। उसके बाद कुछ आपने एनसीसीएनसी और पियानो मिलर देखा, चलो वो बातें बात की हो गई। अब फिर आपने देखा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग का कॉन्सेप्ट देखा। तो मैंने आपको केवल एक इमेज बनाया दिमाग में और यह रहा आपका वह इमेज। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये इस पॉइंट को 1 पॉइंट बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, यहाँ पे 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। और इस पूरे के पूरे को हम बात करते हैं, क्या पढ़ेंगे? इसको अप एंड डाउन। इसके ऊपर लिखो अप और इसके पास लिखो क्या? डाउन। ये पांचों की पांचों बातों को बताएगा। और खास बात है, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको बोलते हैं टर्मिनेशन पॉइंट। इतनी बातों को अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक होगा क्या? हमारा अगला टॉपिक होगा मिलिंग ऑपरेशन। कौन सा टॉपिक होगा? मिलिंग ऑपरेशन, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। और जितना अभी तक मैंने आपको मिलिंग पढ़ा दिया है, ठीक है, अभी तक आपको जितने भी एग्जाम में प्रश्न बने होंगे इससे कवर हो जाएंगे। और इससे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है गियर कटिंग वाले पोर्शन से बनता है, जो हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको दोहराते रहो, लिख के पढ़ते रहो और बहुत ही ध्यान से पढ़ना, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ कम वेटेज की नहीं है, यह भी एक ही नंबर देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो मिलिंग मशीन से जो एक नंबर मिलेगा वह नंबर पेंडिंग इक्वेशन के नंबर से कम या ज़्यादा होगा, दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है आप जो एक नंबर यहाँ पाओगे वही वैल्यू उस भी दूसरे सब्जेक्ट के भी प्रश्न का रहेगा। तो आप समझ पा रहे हो? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।